स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग का अगला टॉपिक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आप लोग हेडिंग लिखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अच्छा, हेडिंग एक बार लिख लिया आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आगे अभी 10 मिनट तक जो है वो बढ़िया से सुनते जाना, और ये 10 मिनट आप कितना ध्यान से सुनते हो दैट विल डिसाइड कि आपको कितना क्वेश्चन आज समझ में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में आप पढ़ चुके हो, आपको पहले से आता है। बस क्या है कि उसका थोड़ा सा समझो कि मेकअप वेकअप करना होता है राइटिंग स्टाइल के अंदर में, वो चीज मैं थोड़ा समझाने का आपको ट्राई करूंगा। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एक बार इसको पढ़ के देखो, सोचो कि ये वापस याद आ रहा है कि आप लोग पहले कहीं पढ़ाया गया ये चीज। इसमें लिखा है मैंने, whenever we have to find probability in questions of drawing a ball or a card without replacement, हमारे पास में दो ऑप्शन होता है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, मैनुअली, और या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं बताओ, कॉम्बिनेशन। ये हमने पहले देख रखा है। फिर मैंने बोला इसके अंदर में कि वी कैन नॉट यूज कॉम्बिनेशन इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड। ये लाइन आपको हो सकता है कि समझ में आए, हो सकता है कि ना समझ में आए, बट टेंशन मत लो, अभी जब मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। आप ये याद रखना कि जब कभी भी आपको बॉल या कार्ड एक गिवन स्लॉट या एक गिवन मान लो कि लॉट के अंदर में से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना, और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ करना है, और जिसके अंदर में पोजीशन का भी कोई स्पेसिफिकेशन आपके पास में नहीं मेंशन्ड है, तो उस सिचुएशन में आपके पास में दो ऑप्शन रहेगा कि आप उसको मैनुअली भी कर सकते हो और आप उसको कॉम्बिनेशन के हेल्प से भी कर सकते हो। अच्छा यहाँ देखो सेटल डाउन हो गए हो शायद। तो मैं ये कह रहा था कि जहां पर आपको कार्ड या बॉल निकालना रहेगा ना एक बैग के अंदर से, ये गिवन सेट के अंदर से, और कोई पोजीशन का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हो कि पहले पे लाल ही चाहिए दूसरे पे काला ही चाहिए ऐसा वैसा, तो उस सिचुएशन में आप उस काम को मैनुअली भी कवर अप कर सकते हो और आप उस काम को कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो। लेकिन जहां कहीं पर भी पोजीशन पर्टिकुलरली बताया रहेगा वहां पर आप कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते हो। ये चीज मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर रखा। साथ ही साथ जहां कहीं पर भी आप सपोज करो कि विथ रिप्लेसमेंट वाला सिचुएशन रहेगा वहां पर भी आप कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते हो। ये चीज भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। एक बार फिर बता देता हूं, देखो कि आपके पास में ड्रॉइंग अ बॉल या ड्रॉइंग अ कार्ड का सिचुएशन होना चाहिए, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए। तो आपका चॉइस है, आप मैनुअली चले जाओ, वेरी गुड, आप कॉम्बिनेशन से चले जाओ, वेरी गुड। मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन इस टाइप के सिचुएशन में। क्यों? केसेस बनाते समय कभी कभार हो सकता है कि हमको कोई केस याद ना आए, या मान लो किसी केस को मैं गलत तरीके से फ्रेम कर लूं, ठीक है ना, तो मैनुअली को हमको कोशिश करना चाहिए कि हम अवॉइड करें, और हमको यूज क्या करना चाहिए, कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस, कुछ सिचुएशंस ऐसा होता है कि जिसमें आप चाह के भी कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते। कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं? तो जहां कहीं पर भी ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन आपको स्पेसिफिकली बताया हुआ रहे उसमें कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है आपको। अगर सवाल आपका विथ रिप्लेसमेंट का हो तो भी कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है आपको। तो इन सारी सिचुएशन को आपको मैनुअली ही डील करना पड़ेगा, और इन सारी सिचुएशन में जो राइटिंग स्टाइल होगा ना हमारा, उसी चीज को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। अब ये क्या है, एक दो एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं, फिर हम वापस आके इन स्लाइड्स को पढ़ के देखेंगे कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बार सब लोग अच्छे से पढ़ लो, कुछ लिखना नहीं है, आप मुझे आंसर बताना। चलो एक बार मैं भी पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, और आप लोग फिर मुझे सजेस्ट करना कि सोल्यूशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स इफ, अच्छा नहीं, यहाँ पे शुरू में होना चाहिए था कि 2 बॉल इज नहीं, आर होना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेमिंग में गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। 2 balls are drawn from a bag containing 5 white 7 black balls. If the 2 balls are drawn simultaneously, what is the probability that one is white another is black? ठीक है, आप इसको कैसे कैसे कर सकते हो ये बताओ। कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो और मैनुअली भी कर सकते हो मेरे ख्याल में। हाँ ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था बताओ, बोलो आप लोग, बोलो कैसे कैसे कर सकते हो इसको। कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो। पहले अगर आपको याद हो तो मैं ना चाहूंगा कि आप कॉम्बिनेशन वाला सोल्यूशन बताओ मेरे को, क्या होगा बताओ। ब्रॉडली मेरा काम ये है कि मेरे को 2 बॉल निकाल, ठीक है ना, कितने बॉल्स में से 5 7 12 बॉल में से नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल में 12C2। और मेरा ड्रीम, मेरा सपना क्या है बताओ, कि एक उसमें से व्हाइट हो और एक उसमें से क्या हो, ब्लैक हो। व्हाइट का अवेलेबिलिटी कितना, 5, मेरे ख्याल में 5C1 इंटू 7C1, ये कॉम्बिनेशन से हो गया। और यदि मैनुअली आप करते हो तो आपको जब बोला कि एक व्हाइट होना चाहिए एक ब्लैक होना चाहिए, तो पोजीशन तो स्पेसिफाइड नहीं है, आप अपने मन मर्जी से पोजीशन चूज कर सकते हो। आप हो सकता है कि व्हाइट के बाद में ब्लैक निकाल लो, और या फिर ब्लैक के बाद में व्हाइट निकाल लो। ये दोनों ऑप्शनल सिचुएशन के मैंडेटरी सिचुएशन, तो अभी के लिए ऑप्शनल सिचुएशन। ये कर लो तो भी आपका गिवन डिजायर पूरा हो जाएगा, और ये कर लो तो भी आपका गिवन डिजायर जो है वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए बीच में क्या लगाओगे, प्लस। फिर जब आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो ये पार्ट करना और ये पार्ट करना इट इज मैंडेटरी।
इसीलिए इनका जो भी कुछ आंसर हम निकालेंगे वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब मान लो कि बैग को अगर मैं एक बार डिजाइन कर लूं तो बैग में मान लो कि टोटल क्या है, 5 व्हाइट है और 7 क्या है, ब्लैक है, तो टोटल 12 बॉल है। उसमें से यदि आप पहला व्हाइट बॉल ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है सोचो। तो मेरे ख्याल में 5 व्हाइट है और टोटल 12 है, तो 5/12 इंटू 7/11 नोट 12, एक निकल गया तो कम हो जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या होगा बताओ, आई थिंक 7/12 इंटू 5/11। यू कैन सी कि नंबर्स का अरेंजमेंट थोड़ा उल्टा पुल्टा है, लेकिन नंबर्स तो जो इसमें यूज हुआ है वही उसमें यूज हुआ है, तो ओवरऑल आंसर इज गोइंग टू बी सेम। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 5/12 इंटू 7/11। ये समझ में आया? अब एक बार छोड़ देते हैं इसको, अब इस पे आ जाओ। अगर इसको कॉम्बिनेशन से सॉल्व करते हो तो क्या आएगा बताओ, 12 इंटू 11 अपॉन बोलो 2 इंटू 1 और ऊपर बताओ 5 इंटू 7, तो ऑल टुगेदर 2 ऊपर आ जाएगा। एंड यहाँ पर भी यू विल गेट 2 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन में बताओ 12 इंटू 11। आई होप की क्लियरिटी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड यू कैन क्लियरली सी कि ये दोनों का दोनों आंसर क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन से भी आप कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो और वापस ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ इसमें सोचो कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन, एक बार पढ़ लो फिर बात करते हैं। अच्छा, पढ़ना अगर हो गया हो तो सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ कि इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है कि डिफरेंस नहीं? क्या डिफरेंस? पिछले वाले में ओवरऑल मेरे को एक व्हाइट और एक ब्लैक चाहिए था, कौन कहां पे आया दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट। इसमें लेकिन जैसा लैंग्वेज है उसके हिसाब से इट इज क्वाइट क्लियर कि फर्स्ट वाला मेरे को व्हाइट ही चाहिए और सेकंड वाला मेरे को क्या चाहिए, ब्लैक ही चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताओ कि क्या आप इसमें कॉम्बिनेशन लगा पाओगे? आंसर इसके नो, कॉम्बिनेशन तो नहीं लगा सकते। और मैनुअली भी जब आप करोगे तो विल यू कंसीडर बोथ द केसेस की ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम, और विच ऑफ देम? फर्स्ट वाला व्हाइट, सेकंड वाला ब्लैक। तो इसको करने का तरीका देखो एक ही होगा कि W और उसके बाद में B, और आंसर यदि आप लिखते हैं तो क्या लिखिएगा बताइए? आप लिखेंगे 5/12 इंटू 7/11। थोड़ी देर के बाद में आई विल इंट्रोड्यूस कि हाउ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इज इन्वॉल्वड हियर, लेकिन अभी के लिए हाँ आंसर तो यही हो। इज इट ओके? कम टू दिस। उसमें दोनों आ जाएगा लेकिन हमको चाहिए तो एक ही, इसलिए कॉम्बिनेशन तो लगा ही नहीं सकते उसमें, ठीक है ना। अब आप इसको पढ़ो और गो थ्रू करो। अच्छा, इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह विथ रिप्लेसमेंट आ गया, और विथ रिप्लेसमेंट के वजह से फिर से खुद से पूछो कि क्या आप कॉम्बिनेशन लगा पाओगे? नहीं, विथ रिप्लेसमेंट के किसी भी सवाल में आप कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हो उसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। कॉम्बिनेशन में जब हम बोलते हैं ना कि 5C2, तो उसका अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि पहले एक निकाला और जो निकाला उसको बाहर छोड़ दिया और बचे हुए 4 में से एक और निकाला, ये 5C2 का अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर आप विथ रिप्लेसमेंट वाले सिचुएशन में काम काज करोगे ना अपना, तो उस सिचुएशन में तो आप क्या कर रहे हो कि एक निकाला, उसको देखा और उसको फिर से रिप्लेस कर दिया, और वापस से क्या कि रिप्लेस करने के बाद आपने विड्रॉ किया, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन का जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है उससे अलग टाइप का सिचुएशन, इसीलिए आप इसमें कॉम्बिनेशन कभी नहीं लगा सकते। फिर से रिपीट करूं, क्या आ गया समझ में? कॉम्बिनेशन जनरली 5C2 जब हम कहते हैं तो दैट मीन्स कि 5 में से 2 को सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन का प्रोसेस या सिलेक्शन का तरीका हमारा ऐसा रहेगा कि एक निकाला, जो निकाला उसको बाहर छोड़ दिया और फिर बचे हुए 4 में से एक और निकाला, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि विदाउट रिप्लेसमेंट में आप कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगा सकते हो, इस बात को थोड़ा समझने का ट्राई करो, इसको भी रटना नहीं है आपको। कॉम्बिनेशन का फंडामेंटल लॉजिक ये है कि व्हेनेवर वी से 5C2, मतलब 5 में से मेरे को 2 सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन का तरीका मेरा ये रहेगा कि एक निकाला, निकाल के उसको बाहर छोड़ दिया, फिर मेरे बैग में या बॉक्स में 4 चीज और पड़ा हुआ है और 4 में से सपोज करो कि मैं एक और विड्रॉ कर रहा हूं। लेकिन विथ रिप्लेसमेंट का अंडरस्टैंडिंग ये है कि निकाला, उसको देखा और फिर से उसमें डाल दिया और डाल के फिर नेक्स्ट टाइम वापस निकालने का ट्राई किया। तो दिस इज नॉट इन अकॉर्डिंग विद थॉट ऑफ कॉम्बिनेशन, एंड देयरफॉर विथ रिप्लेसमेंट के सवाल में आप कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते। तो इसमें जो भी कुछ करना है आपको, चाहे पोजीशन स्पेसिफाइड हो चाहे पोजीशन स्पेसिफाइड ना हो, फर्क नहीं पड़ता, करना तो आपको मैन्युअली ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें आपको सोचना है कि ये वाली लैंग्वेज को आप पोजीशन स्पेसिफाइड मानोगे, पोजीशन नॉट स्पेसिफाइड मानोगे। स्पेसिफाइड, नॉट स्पेसिफाइड, नॉट स्पेसिफाइड, और नॉट स्पेसिफाइड फिर एक केस में हो जाएगा कि 2 केस बनाओगे, 2 केस बनाओगे। और आप चेंज देखना आंसर में क्या क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। ये होगा मेरे ख्याल में WB और फिर क्या होगा बताओ, BW। समझ में आ रहा है? WB का अंडरस्टैंडिंग इस वाले सिचुएशन के हिसाब से क्या रहेगा सोचो, अभी भी है तो वही 5 व्हाइट और 7 ब्लैक, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में? एक बार सोचो तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलो बताओ क्या कह रहे हैं।
5/12। एक सेकेंड, हाँ पिछले बार इसमें चाहे इसमें क्या हो रहा था कि जो एक निकला वो बाहर का बाहर छूट गया, इसीलिए पूरे बैग में ओवरऑल नंबर ऑफ बॉल्स थोड़ा कम हो गया, और उसके चक्कर में ये जो बगल वाला आदमी उसमें 7/11 आ रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपने निकाला, व्हाइट कलर का आपके हाथ में आ गया, देख लिया, बैग में वापस रिप्लेस कर दिया, तब तो बैग का कॉम्पोजिशन फिर से इंटैक्ट का वही रह गया, ये तो चेंज नहीं हुआ ना। तो सेकेंड टाइम जब आप ब्लैक बॉल निकालने का ट्राई करोगे तो कंसिडरिंग दिस सेम कॉम्पोजिशन आप प्रोबेबिलिटी लिखोगे। सोचो क्या आंसर होना चाहिए फिर 7/12, ये आया समझ। उसका आंसर भी क्या होगा बताओ, 7/12 इंटू 5/12। ये डिफरेंस पिछली बार वाले में और इस बार वाले, और बीच में सिंस ये वाला और ये वाला आपके लिए ऑप्शन है तो बीच में क्या लगाओगे प्लस, तो इधर भी क्या आ जाएगा बताओ प्लस, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 5/12 इंटू 7/12। एक और एग्जाम्पल हो सकता था जिसको मैंने यहां नहीं लिखा है, कि मान लो कि ऐसे ही बोलता कि विथ रिप्लेसमेंट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड सेकंड बॉल इज ब्लैक। तो अगर फर्स्ट व्हाइट और सेकंड ब्लैक आपको बोलता तो क्या करते बताओ, फिर ये वाला लेते, ये वाला नहीं लेते, और प्रोबेबिलिटी आपका इस टाइप का हो। क्लियर मेरे ख्याल में? तो इससे हमको ये समझ में आया कि कुछ एक गिना चुना सिचुएशंस में ही हम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। कैसे सिचुएशन में, जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा क्या कि पोजीशन स्पेसिफाइड ना हो। लेकिन अगर पोजीशन स्पेसिफाइड रहा या विद रिप्लेसमेंट कुछ भी हुआ तो कॉम्बिनेशन तो आप लगा ही नहीं सकते। नेक्स्ट बात है कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, देखो इसी चीज को थोड़ा और स्टैंडर्ड वे में फ्रेम करने का जो तरीका है उस तरीके का नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। हाउ डज दैट वर्क, उसको समझना थोड़ा ध्यान से। इसमें इट इज क्वाइट क्लियर कि मेरे को पहले वाले पे व्हाइट ही चाहिए और सेकंड वाले पे क्या चाहिए, ब्लैक ही चाहिए। तो मैं अगर इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको दिखाऊं ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूं कि फर्स्ट मेरे को व्हाइट चाहिए और फिर मेरे को क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, और आंसर यही रहेगा मेरा, आंसर विल बी 5/12 और सेकंड आंसर विल बी 7/11। लेकिन आइडिया जो यहां पर लिखेंगे ना वो थोड़ा सा अलग हो। वो कैसे अलग होगा देखना आप। ये क्या है, व्हाइट बॉल का आना, और ये कौन से ड्रॉ पे आ रहा है, फर्स्ट ड्रॉ पे आ रहा है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि फर्स्ट टाइम मैंने जो मैंने किया है ना उसको आई विल से इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट, ठीक है। सेकेंड टाइम पर जो ये मेरे को मिला, ये क्या चीज का प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल। और इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, ये ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी है आफ्टर कंसीडरिंग कि फर्स्ट वाले पे व्हाइट बॉल ही आया है, तभी तो ये 11 हो गया ना। आया बात समझ। तो इस चीज को मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, कि सेकेंड वाले पे आई एम गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल आफ्टर गेटिंग अ व्हाइट बॉल इन द फर्स्ट। और ये चीज हमने लास्ट क्लास में सीखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कि इस टाइप के सिंबल का मीनिंग क्या होता है कि ऊपर वाला भी होने वाला है और नीचे वाला ऑलरेडी हो चुका है। तो इसी चीज का ये जो लिपाई पुताई होता है, ठीक है, ये जो मेकअप कर रहे हैं हम, इसी चीज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। नहीं आया समझ थोड़ा पूरा। आप देखो कि जिस चीज को आप जब मैन्युअली करोगे तो मैन्युअली करते समय आप इसको इस टाइप के एक फॉर्मूले में फ्रेम कर सकते हैं। फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाले पे क्या चाहिए था आपको, व्हाइट चाहिए था, सेकंड वाले पे क्या चाहिए था आपको, ब्लैक चाहिए था, तो W और B ऐसा लिख दिया। इसको कभी कभार कोई बुक में आपको ऐसा भी मिलेगा कि P ऑफ W इंटरसेक्शन B लिखा हुआ रहे। अंडरस्टैंडिंग वही है कि पहले व्हाइट चाहिए और व्हाइट के बाद में क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए। फिर जब आप फॉर्मूला फ्रेम कर रहे थे ना, तो पहले ड्रॉ में आपने क्या ट्राई किया कि व्हाइट बॉल आ जाए, इसको आप लिखोगे PW के हिसाब से, और सेकेंड वाले में आपने क्या ट्राई किया कि ब्लैक बॉल आ जाए, कंसीडरिंग कि फर्स्ट वाले पे व्हाइट आ रखा है, कंसीडरिंग कि फर्स्ट वाले पे व्हाइट आ रखा है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, P ऑफ B/W। यहाँ पे B का मतलब क्या है कि ब्लैक बॉल अब आने वाला है, और नीचे W का मतलब क्या है कि व्हाइट बॉल मेरा आ चुका है। आया बात समझ। तो दिस इज ओनली कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और रैप अप करूं और चलूं वापस से अपनी इस कहानी वाले पेज पे, तो पढ़ के देखो इसको। Whenever we have to find a probability in questions of drawing a ball or a card without replacement, we can do it manually or we can use combination. Manually जब आप कर रहे होंगे तो whatever you are doing here like this is multiplication theorem. सोच के देखो, इस पार्ट को आप क्या लिखोगे, P of W into P of B/W। इसको क्या लिखोगे, P of B into P of W/B। आया बात समझ। तो इफ यू डू एनीथिंग मैन्युअली दैट विल बी नोन एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। लेकिन अगर मानो कि कुछ पोजीशन का स्पेसिफिकेशन नहीं है, आप कॉम्बिनेशन ही लगा लो, क्यों नाटक करना फालतू। और अगर पोजीशन स्पेसिफाइड है तो आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा, और मैन्युअली जो आप कर रहे हैं उसी चीज को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज फ्रेमिंग करना पड़ेगा। जैसे ज्योमेट्री में नहीं होता था कि गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो, कंस्ट्रक्शन लिखो, फिर ही प्रूफ लिख सकते हो, तो उसी टाइप का समझो कि एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। फिर यहां पर भी जब मानो कि विद रिप्लेसमेंट होगा तो भी आप मैन्युअली ही करोगे उस चीज को, तो इस चीज को भी बोला जाएगा क्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। चलेगा मेरे ख्याल में।
अब थोड़ा सा एक स्लाइड दिखाता हूं जो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है, पढ़ो इसको। इफ वी हैव टू परफॉर्म, इसको बहुत ध्यान से देखना है ना, इफ वी हैव टू परफॉर्म 2 और मोर इवेंट्स, मतलब 2 या उससे ज्यादा काम अगर करना है, जैसे 2 बॉल निकालना है, 3 बॉल निकालना है, 2 कार्ड निकालना है, 3 कार्ड निकालना है, उस टाइप का काम अगर मेरे पास में है, इन 2 और मोर ट्रायल्स, मतलब 2 बॉल निकालना, एक साथ नहीं निकालना है, 2 बॉल 2 ट्रायल में निकालना, 2 कार्ड 2 ट्रायल में निकालना, या 3 बॉल 3 ट्रायल में निकालना है, या 3 कार्ड 3 ट्रायल में निकालना है, ऐसा अगर कोई काम है आपके पास में, ठीक है ना, देन वी यूज द आइडिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। If you don't have any specific choice of order while doing the events and the events are without replacement category, then we can use combination instead of making cases manually। ये वही बात है जो मैंने पहले आपको समझाया कि पोजीशन का स्पेसिफिकेशन अगर है तब तो आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा, पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं है तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं और आप कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं, ज्यादा बेटर कॉम्बिनेशन लगाना ही होगा। नेक्स्ट पैरा पढ़ो कि बट इफ द इवेंट्स हैव स्पेसिफिक चॉइस ऑफ ऑर्डर, मतलब पहले कौन सा आना चाहिए बाद में कौन सा आना चाहिए, अगर फिक्स है पहले से, और इट इज द केस ऑफ विथ रिप्लेसमेंट, मतलब देखा फिर से डाल दिया, उस टाइप का सिचुएशन अगर है, या फिर अगर कॉइन या डाइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस में हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैनुअली, और वो जो मैनुअली करेंगे उसी चीज को क्या बोला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखने में ऐसा होता है कि जैसे 2 काम करना है आपको, ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, पहले आप ऑब्वियसली ए करोगे, ए के करने के बाद में बी करोगे, कंसीडरिंग कि आपका ए हो गया है, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वाला फॉर्मेट, ठीक है। 3 काम अगर करना है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोलोगे, पहले ऑब्वियसली कौन सा करोगे, ए, फिर कौन सा करोगे, बी, कंसीडरिंग कि ए हो गया है आपका, और फिर कौन सा करोगे, सी, कंसीडरिंग कि ए भी हो गया है और बी भी हो गया। अब इन सारे का ना टू बी ऑनेस्ट कोई एक्सपेंशन सीखने का जरूरत नहीं है आपको, ये सब ऐसे फालतू है, हाथी का दांत जैसा है कि दिखाने के लिए है सिर्फ, काम तो आप वही करोगे जो करते आ रहे हैं। आया समझ कि नहीं आया समझ, क्लियर है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ये हो गया नौटंकी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, पढ़िए इसको फटाफट, बताओ क्या होना चाहिए। अभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा देखोगे कि केसेस हमको बनाना ही पड़ेगा, अगर कोई पोजीशन का स्पेसिफिकेशन नहीं है तो हम तो कॉम्बिनेशन वाले रास्ते से चले जाएंगे, आता तो है ही हमको वो वाला, ठीक है। जैसे इसको पढ़ के देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, बढ़िया बात है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। कॉम्बिनेशन लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, लगेगा। मैं वैसे आपको दोनों तरीके से दिखा देता हूं, हाँ मैनुअली यदि करोगे तो आप क्या लिखोगे बताओ, 2 केस की 1 केस, इसमें मेरे को लगता है कि मैनुअली भी एक ही केस होगा क्योंकि बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, आया बात समझ। तो बीबी, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीबी क्या हो जाएगा आपके लिए, फर्स्ट कार्ड ब्लैक के लिए 26 बाई, सेकेंड कार्ड फिर से ब्लैक के लिए 25 बाई 51, ये आया समझ, चलेगा। और मैनुअली ना करके कॉम्बिनेशन से कैसे कर सकते हो बताओ, नीचे 52C2 और ऊपर 26C2, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके वही आएगा 26 इंटू 25 और डिवाइडेड बाय 52 इंटू 50, देखो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। करो कॉपी फटाफट, थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देता हूँ, 26 और 52 कट जाएगा 2, सो फाइनल आंसर 25/10। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़ो। अब पहले सोच लो कि मैनुअली की कॉम्बिनेशन, और दोनों ऑप्शन है तो हम कॉम्बिनेशन ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। अ बैग कंटेन्स 90 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 19, अ टिकट इज ड्रॉन and then another ticket is drawn without replacement, find the probability that both tickets will show even numbers, ठीक है। तो पोजीशन स्पेसिफाइड है कि कुछ नहीं है, वैसे कुछ नहीं है, तो बोलो कैसे करेंगे। नीचे क्या होना चाहिए, कोई भी रैंडम 2 कार्ड निकालने का, और 1 से 19 के बीच में इवन नंबर कितना है, 18 तक ही इवन मिल पाएगा हमको, 18 का आधा करते तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 में से 2 चाहिए, तो 9 सीट सॉल्व करने पे मेरे ख्याल में ऊपर 9 इंटू 8 अपॉन में कितना बताओ, 19 इंटू मेरे ख्याल में 18, 9 और 18 2, और ये 4, 4/90, करेक्ट, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर, चलें आगे, इसको देखिए, आते हैं बात करते हैं, सोचना थोड़ा ध्यान से। ये कह रहे हैं कि 2 balls आर ड्रॉन वन आफ्टर द अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, बढ़िया बात है। फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 2 white and 3 red and 5 blue balls, what is the probability that at least 1 ball is red? बॉल तो टोटल कितना निकालना है आपको, 2, एटलीस्ट 1 रेड का मतलब है कि एक लाल एक दूसरा रंग, और दोनों लाल भी हो सकता है, आया बात समझ। तो एक सिचुएशन होगा कि 1 रेड एंड 1 नॉन रेड, अभी कौन सा कलर होगा वो स्पेसिफाइड नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है बताओ, बोथ आर रेड एंड 0 नॉन रेड,
क्योंकि 2 ही बॉल निकालना है ओवर। फिर ये जो सिचुएशन है और ये जो सिचुएशन है ये क्या होगा बताओ, ऑप्शनल की मैंडेटरी? ऑप्शनल, ये हो जाए तो भी ठीक है, वो हो जाए तो भी ठीक है, तो बीच में क्या आ जाएगा, एंड। अब उसके बाद में इसमें तो पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं है कि पहले पे रेड चाहिए दूसरे पे नॉन रेड चाहिए, एक रेड और एक नॉन रेड आने से ही हुआ, तो इसका फिर फर्दर केस नहीं बनाएंगे, क्या कर लेंगे इसका कॉम्बिनेशन। क्या होगा नीचे बताओ, टोटल बॉल कितना है, 2 3 5, तो मेरे ख्याल में 10 10C2, ऊपर लाल में से एक चाहिए तो 3C1, और नॉन रेड कितना है टोटल, 5 2 7, तो 7C। आया समझ? और उस पार्ट का क्या होगा बताओ, मेरे ख्याल में नीचे फिर से 10C2 और ऊपर 3C2 और इंटू 7C0, उसमें से कुछ नहीं ले रहे, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा सोचो, फर्स्ट वाले में ऊपर आई थिंक 3 टाइम्स 7 और नीचे आई थिंक 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1, प्लस बगल वाले में 3 इंटू 2 बाई 2 इंटू 1 और इंटू 7C0 का तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे आई थिंक 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, इसका 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कट जाएगा और इसका ऊपर चला जाएगा, तो 21 इंटू 2 आई थिंक 42 ना, और अपॉन में 90, और ये वाले में आई थिंक 6/90, और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 48/90, और काटोगे तो क्या हो जाएगा, आई थिंक 24/45, ये आंसर होना चाहिए। और कटेगा क्या, अच्छा हाँ 3 से कटेगा, 8/, ये आंसर है आपका फाइनल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो इसको। चलो ठीक है, देखो एक बार, ये कह रहा है कि a bag contains 4 red 3 blue and 2 white balls. If 3 balls are drawn 1 by 1 without replacement, then what is the probability that all 3 balls are red? कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं मेरे ख्याल में, और ओवरऑल टास्क क्या है आपका, 3 बॉल निकालना, कितने बॉल में से, 9 बॉल में से, 4 3 7 2 9, तो नीचे मेरे ख्याल में 9C3, और इस बार तीनों रेड ही चाहिए, तो एक ही सिचुएशन होगा, क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 4C3। सॉल्व करोगे तो देखना ध्यान से, 4 3 2 अपॉन में 3 2 और इंटू 1, नीचे 9 8 7, और फिर से नीचे 3 2 1 3 2 1 3 2 1 गॉन, और सॉल्व करने पे मेरे ख्याल में क्या हो जाएगा, ऊपर से क्या रहेगा 4 3 2, और नीचे रहेगा मेरे ख्याल में 9 8 7 एक बार के लिए, फिर काटोगे तो शायद यहाँ 3 और 4 2 ये कटिए, तो 1/20, ठीक है। चले आगे, डन यहां तक सबका ना। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप लोग, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, 2 मिनट के लिए पेन छोड़ो और अच्छे से बोर्ड की तरफ देखो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक मैं आपको अभी डेफिनेशन ऐसे मुंह से बोलूंगा, लेकिन वो डेफिनेशन बस सुनने में ही अच्छा लगता है, क्वेश्चन करते समय उसका कोई हेल्प नहीं होता। क्वेश्चन करने के लिए आपको कोई अलग ही कंडीशन चाहिए, वो यहाँ लिखा हो मैं समझा दूंगा पहले, लेकिन आप सुनो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है। किसी भी 2 इवेंट को आप एक दूसरे से इंडिपेंडेंट तब कह सकते हो जब एक का होना या नहीं होना दूसरे के होने या नहीं होने को इम्पैक्ट ना करे। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, जो इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग है इंडिपेंडेंट का वो यही है ना, कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहे। तो अगर मैं किसी 2 इवेंट को इंडिपेंडेंट कहना चाहता हूं तो उसका बेसिकली ब्रॉड मीनिंग ये है कि ए का होना नहीं होना बी के होने नहीं होने को इम्पैक्ट नहीं करेगा। मतलब ए के होने से बी का प्रोबेबिलिटी जितना रहेगा, ए के नहीं होने से भी बी का प्रोबेबिलिटी उतना ही रहेगा, बी के होने से ए का प्रोबेबिलिटी जितना रहेगा, बी के नहीं होने से भी ए का प्रोबेबिलिटी उतना ही रहेगा। अब इसको मैं अगर मैथमेटिकली थोड़ा सा लेना चाहूं तो क्या होगा पता है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज हैपेंड विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सोच के देखो जो मैं कह रहा हूं क्या मैं वही मीन कर रहा हूं। इसका मीनिंग क्या था कि ए का प्रोबेबिलिटी बी के होने के बाद, और इसका मीनिंग क्या है, ए का प्रोबेबिलिटी। अब अगर दोनों जन इंडिपेंडेंट है तो बी के होने नहीं होने से ए को फर्क ही नहीं पड़ता, तो बी के होने के बाद ए का जितना प्रोबेबिलिटी होगा और अकेला ए का जितना प्रोबेबिलिटी होगा दोनों क्या होना चाहिए आपस में सेम। सिमिलरली दूसरा स्टेटमेंट आप मेरे को क्या बोल सकते हो बताओ, पी ऑफ बी बाई ए का आंसर क्या होना चाहिए, पी ऑफ बी। आप लोग थोड़ा समझाओगे ऐसा क्यों होना चाहिए,
क्योंकि अगर सच्ची में फर्क नहीं पड़ता तो बी का प्रोबेबिलिटी ए के होने के बाद और बी का प्रोबेबिलिटी ए के नहीं होने पे या होने पे दोनों क्या रहना चाहिए, सेम। अभी इसका देखो आपके जीवन में क्या इंपैक्ट होगा। आप रिकॉल करो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हिसाब से जो ए इंटरसेक्शन बी का हमारा फॉर्मेट था वो क्या था, कि हम पहले क्या करेंगे, ए करेंगे, फिर हम क्या कोशिश करेंगे, बी करने का, मान के कि ए हो चुका है। अब अगर कोई मेरे से बोल दे कि यार ए और बी जो है ना वो तो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट, तो अगर वो इंडिपेंडेंट हुआ तो ये वाला चीज किस में बदल जाएगा, सोचो, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब दिस इज द कंडीशन और सिचुएशन जो हम बार बार यूज करें। मतलब कोई दो इवेंट अगर इसको फुलफिल कर दिया ना तो हम मान के चलेंगे कि दे आर इंडिपेंडेंट, और ये आता है इस वाले अंडरस्टैंडिंग से। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि ए के होने ना होने से बी के होने ना होने को फर्क ना पड़े। फर्क ना पड़े तो मैथमेटिकली ये मीनिंग होगा उसका, और ये जो मीनिंग है उसको जब आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के कंडीशन पे इंपोज करोगे ना तो इंपैक्ट आपको ये वाला दिखाई देगा। और हम आज के बाद में इंडिपेंडेंट होने का मतलब इसी को माने, क्योंकि जो हमारा ये डेफिनेशन वाला चीज है ना कि होने नहीं होने से दूसरे को फर्क ना पड़े, वो एक्चुअली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय यूज नहीं कर पाओगे। ये सुनने में अच्छा लगता है, इन काम का वैसा है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए दिस विल बी आवर लाइन ऑफ थॉट कि अगर किसी भी दो इवेंट के लिए ये वाला कंडीशन फुलफिल हुआ देन दे आर इंडिपेंडेंट, और अगर ये वाला फुलफिल ना हुआ देन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इसको इस स्लाइड में थोड़ा पढ़ के देखो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स A and B are said to be independent events if P of A intersection B becomes P of A into P of B and vice versa। मतलब इंडिपेंडेंट है तो ये होगा, और अगर ये हो रहा है तो इंडिपेंडेंट होगा। आया बात समझ। और एक खास बात कि अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो इन लोग दोनों का आप जितने तरीके से डैश वैश का पेयर बना सकते हो ना, अगर ये लोग इंडिपेंडेंट हो गया तो सब लोग इंडिपेंडेंट हो जाए। कहने का मतलब कि ए बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए के साथ में बी डैश भी इंडिपेंडेंट, ए डैश के साथ में बी भी इंडिपेंडेंट, और ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट। और इंपैक्टफुल मीनिंग इसका ये होगा कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी किसमें ब्रेक हो जाता था, पी ए इंटू पी बी में, वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी डैश भी ब्रेक हो जाएगा पी ए इंटू पी बी डैश में। ए डैश इंटरसेक्शन बी भी ब्रेक हो जाएगा ए डैश इंटू बी में, और ए डैश बी डैश भी ब्रेक हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश में। मतलब एक पेयर अगर इंडिपेंडेंट है तो सारा पेयर इंडिपेंडेंट है, और हर एक के इंडिपेंडेंट होने का अल्टीमेटली मीनिंग यही है कि इंटरसेक्शन विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट डायरेक्ट। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक बार एक दो लाइन थोड़ा कहना चाहता हूं, इसको आप दिमाग में अच्छे से बिठाने का ट्राई करना और देखना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बात करूं तो क्वेश्चंस को देख के पढ़ के हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या होगा, वो हॉलमार्क साइन सोचो। किसी भी सवाल में अगर आपको दो इवेंट मिले जिसमें से क्वेश्चन खुद बोले कि एक हो गया है और दूसरा होना बाकी है या दूसरा वाला को करना है, तो वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। आया बात समझ। फिर अगर क्वेश्चन बोले कि दो काम है, तीन काम है, चार काम है और सारा का सारा बाकी है, दो काम है, तीन काम है, चार काम है, एक तो उसको दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट या चार अटेम्प्ट में करना है और प्लस सारा का सारा बाकी है, तो दैट विल बी क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, और अगर मान लो कि क्वेश्चन कुछ भी ऐसा है कि डाइस से रिलेटेड है, कॉइन से रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्यों? क्योंकि आप सोचो कि जब आप डाइस उछालते, सोचना मैं क्या कह रहा हूं, जब आप डाइस उछालते हो तो डाइस उछालने पे पहले अटेम्प्ट में आपका जो नंबर आएगा और दूसरे अटेम्प्ट में जो आपका नंबर आएगा वो एक दूसरे से कभी कनेक्टेड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए डाइस का सारा सिचुएशन किसका होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट का। कॉइन का सारा सिचुएशन किसका होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट का। विथ रिप्लेसमेंट का सारा सिचुएशन किसका होगा? इंडिपेंडेंट इवेंट का। क्यों? क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट वाला भी अगर सिचुएशन है तो पहले हाथ घुसा के एक बॉल निकाला, देख लिया उसका कलर, फिर रिप्लेस कर दिया। अभी फर्स्ट वाले में क्या आया नहीं आया उससे सेकंड वाला इंपैक्ट होगा क्या? अगर आप फिर से रिप्लेस कर दे रहे तो नहीं इंपैक्ट होगा। अब बोलोगे सर इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको फर्क ये पड़ेगा, देखो कि जहां पर एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग रहा है ना, वहां पर आपका फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, और जहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट लग रहा होगा वहां पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। ये थोड़ा सा फर्क है। अब बोलोगे इसका क्या फर्क है? वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जो एग्जाम्पल हमने किया था जिसमें विथ रिप्लेसमेंट आया था, उसमें आप देखो, या पहले आप इसमें देखो कि पहले आपका व्हाइट आया और व्हाइट आने की वजह से ये वाला चीज 11 हुआ, तो थोड़ा तो इंपैक्ट हो रहा है ना सेकंड वाला इसके वजह से। लेकिन यहीं पर आप देखो, इसको देखो, पहले वाले में भी 5/12 और दूसरे वाले में भी क्या आ रहा है? 7/12 आ रहा है, इंपैक्ट नहीं हो रहा है। तो राइटिंग के टाइम पर इस वाले सिचुएशन को, विथ रिप्लेसमेंट वाले सिचुएशन को
आप डायरेक्टली इसमें ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इस चीज को जब आप ब्रेक करिएगा ना तो ये हो जाएगा पी ऑफ डब्ल्यू इंटू पी ऑफ बी। यू विल नॉट राइट पी ऑफ बी बाई डब्ल्यू, जैसे आप इसमें लिखते हो, इसमें लिखते हो बी बाई डब्ल्यू, इसमें नहीं लिखना होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस करते करते आई होप कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दो ही काम रहेगा, उसमें से एक डन एक नॉट डन, फिर दो काम तीन काम चार काम, दो अटेम्प्ट तीन अटेम्प्ट चार अटेम्प्ट एंड नोबडी इज डन, सबको करना बाकी है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। उसमें भी अगर कॉइन का सिचुएशन है, डाइस का सिचुएशन है या फिर विथ रिप्लेसमेंट का सिचुएशन है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट इवेंट। फर्क एक ही पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में वी विल कंसीडर पी ए इंटरसेक्शन बी एस पी ए इंटू पी बी बाई ए, और इंडिपेंडेंट इवेंट अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, लॉजिक तो सेम ही है बट पी ए इंटरसेक्शन बी विल बिकम पी ए इंटू पी बी, नॉट बी बाई ए लिखते समय। बस देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। और बाकी इन केस अगर आप ये फ्रेम ना करवा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉजिक तो आपको क्लियर है ही, आप सॉल्व कर दो आंसर ले आओ, फुल मार्क्स से मिलेगा, ठीक है। चलो बिगिन करते हैं इसके क्वेश्चंस को। पढ़ो पहला क्वेश्चन। अच्छा देखो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो कुछ ऐसा है कि आपको बोला हुआ कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड सो दैट ईच कार्ड इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। बढ़िया बात है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। ई का एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है आपको, एफ का एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है आपको, और आपसे पूछ रहा है कि अल्टीमेटली ई और एफ को व्हाट डू यू थिंक, ये इंडिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं बोलूंगा प्लीज आप इमोशनली मत सोचिएगा कि इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा। आपके लिए एक ही सहारा है आपका, ये वाला फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को चेक कीजिए कि इसका एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस सिचुएशन के लिए। अगर आया तो इंडिपेंडेंट है और नहीं आया तो इंडिपेंडेंट नहीं है। लिखो फर्स्ट वाले के लिए लिखो, आपको तीन चीज निकालना है। पहले निकालो पीई क्या होगा इस सिचुएशन में, बताओ। द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। स्पेड कितना है टोटल पैक के अंदर में 13, और आपको एक कार्ड निकालना है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 13/52 which is equals to how much 1/4। पीएफ क्या होगा, कार्ड ड्रॉन इज एस, ठीक है, तो एस कितना है 4/52, दिस इज इक्वल्स टू 1/30। और नेक्स्ट आप निकालो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो पहले सोचो, ई बोलता है कि स्पेड होना चाहिए और एफ बोलता है कि एस होना चाहिए, और दोनों का इंटरसेक्शन बोले कि स्पेड का एस होना चाहिए। स्पेड बेस कितना है एक, क्या हो जाएगा बताओ। क्लियर यहां तक। अब आप चेक करो कि पी ई इंटू पी एफ का आंसर क्या होगा, जो वैल्यूज आया है उसके हिसाब से। आई थिंक 1/4 इंटू 1/30 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच 1/52, एंड दिस इज इक्वल्स टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो जो कंडीशन था वो आपको कैसा लग रहा है, फुलफिल हुआ कि फुलफिल नहीं हुआ, हुआ, और अगर हुआ तो इंडिपेंडेंट होगा। आया बात समझ, लिखो इस चीज, मैं बोल देता हूं एक बार। लिखो पीई इज इक्वल्स टू 13/52 इज इक्वल्स टू 1/4, पीएफ इज इक्वल्स टू 4/52 इक्वल्स टू 1/13, एंड पीई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 1/52। फिर नीचे लिखो नाउ पीई इंटू पीएफ इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/13 which is equals to 1/52 which is equals to PE intersection F and hence they are independent। ठीक है, और अगर ये इक्वल ना आता तो इंडिपेंडेंट होता कि नहीं होता, तब नहीं होता। चलो आगे, सेकेंड वाले को एक चांस दे रहा हूं कि आप लोग ये मत ट्राई करो, चलो साथ में कर लेते हैं, इजी है वैसे। बताओ पीई क्या होना चाहिए। द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। टोटल किंग कितना है 4, क्वीन कितना है 4, और 4 4 कितना हो जाएगा 8। कुछ भी आ जाए ई खुश हो जाएगा ना। तो पीई का प्रोबेबिलिटी 8/52। काट सकते हो शायद, किससे काटोगे बोलो, 4 से काट लो, कितना आएगा 2/13। अभी एफ का सोचो एक बार क्या होगा। द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक। क्वीन भी 4 जैक भी 4, कुल मिला के फिर से 8। दिस इज इक्वल्स टू 8/52। सॉल्व करने पे 2/13। नाउ ट्राई टू थिंक पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा। ऊपर वाला बोलता है कि किंग या क्वीन होना चाहिए, नीचे वाला बोलता है कि क्वीन या फिर जैक होना चाहिए। कॉमन क्या है दोनों में, क्वीन। क्वीन का संख्या कितना है 4, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 4/52 चलेगा। और काटने पे कितना 1/30।
अब आप चेक करो कि पीई इंटू पी एफ का आंसर क्या है, पीई इंटू पी एफ, दिस इज इक्वल से बोलो करेक्ट 2/13 into 2/13, that is equals to 4 divided by 169, and this is not at all equal with PE intersection F, therefore they are not independent. अगला क्वेश्चन देखो, इस पे आप 3 स्टार लगा लो, ऐसे ही फालतू है, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। 3 अच्छा देखो एक बार करते हैं। ये कह रहा है A and B are two independent events, then show that the probability of occurrence of at least one of A and B is given by this. मेरे को 2 इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है यहाँ से कि एक तो A और B को बोला जा रहा है कि वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट। इसका मीनिंग मेरे दिमाग में ये है कि A इंटरसेक्शन B का आंसर क्या होना चाहिए, PA इंटू PB, ऐसा मेरे को दिया हुआ। एक बात तो मैं ये सोच रहा हूँ, और दूसरा मेरे को ये बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। ये अगर आप याद करो वर्बल जो नोटेशन मैंने सिखाया था आपको कि किसको आप सेट थ्योरी में क्या सोचोगे, तो उसके हिसाब से एटलीस्ट वन का मतलब था ए यूनियन बी। आया बात समझ? तो हम पी ऑफ ए यूनियन बी को एक बार सोचना स्टार्ट करते हैं। मुझे बेसिकली प्रूव करना है, टू प्रूफ पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। एक बार आप यहां तक थोड़ा दिमाग में सोच लो कि आया समझ के नहीं आया समझ। ये आपको दिया हुआ है और ये चीज का वैल्यू आपको ये वाला प्रूफ कर, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, आप 2 मिनट पेशेंस रख के देखिए बोर्ड पर, सुनिएगा ध्यान से और सोचिएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम बिगिन करेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी के बेसिक फॉर्मूले से। क्या होता है वो, पी ए और बोलो प्लस पी बी और बोलो माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सही है सर? इंडिपेंडेंट होने की वजह से पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। इससे इसको तोड़ सकता हूं, क्या आ जाएगा सोचो, बोलो पी ए प्लस पी बी, लेट इट बी लाइक दैट ओनली, और माइनस इसको क्या लिख सकते हो, पी ए टाइम्स पी बी। ठीक है, इन दोनों में से सोचो कॉमन क्या आ सकता है, पी ए प्लस पी बी कॉमन, और क्या बचेगा अंदर 1 माइनस पी। चलेगा पक्का? दिस इज इक्वल्स टू लेट इट बी पी ए प्लस पी बी, और ये वाला मुझे जहां तक याद है ये हो जाता था पी ऑफ ए डैश। कह सकते हैं ऐसा? पक्का? फिर इसके बाद में मेरा सजेशन है कि ये जो पी ए है ना, इसमें से पी बी और पी बी कॉमन ले लिया। अब तो ये इनटू में है ना, तो कॉमन यहां से आया 1, वहां से माइनस, और फिर पी ए। नहीं पी ए नहीं लिया, ये है प्लस है, ये अलग से पड़ा हुआ। ठीक है, एक बार मैं फिर समझा देता हूं। देखो सिर्फ इन दोनों में से पी बी को कॉमन लिया है, तो यहां से आ गया 1 और वहां से आ गया माइनस ऑफ पी। ठीक है, तो देखना एक बार इसके आगे मेरा सजेशन है कि पी ए को ना मैं यही खोल देता हूं ऐसे, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस पी ए डैश, आप इसको लिख सकते हो पी ए को, और क्या रहेगा बताओ, प्लस पी बी इंटू पी ए डैश। ठीक है, और इसमें से और इसमें सब कॉमन क्या ले सकते हो सोचो, पी ए डैश माइनस साइन के साथ ले लो, सो 1 माइनस पी ए डैश कॉमन, इंटू में क्या रहेगा बताओ, माइनस पी ए डैश कॉमन लिया तो शायद यहाँ पे 1, और यहां से भी प्लस का हो जाएगा माइनस, पी ए डैश चला गया बाहर, तो आई थिंक पी बी बचेगा आपके पास। सोचो आराम से, माइनस कॉमन गया और पी ए डैश भी कॉमन गया, तो माइनस और पी ए डैश तब चला गया, तो उसके जगह पर आ गया 1, प्लस का हो गया माइनस, और यहां पे पी बी और पी ए डैश दोनों था, पी ए डैश जा चुका है, वहां से बचा पी बी। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। सुन, एकदम परेशान मत, मैं सारा स्टेप्स फिर से लिख के दिखाता हूं, ठीक है ना, बस आप लोग ये कि थोड़ा फोकस करो। यहां देखो पी ए यूनियन बी था, आप लोग सब ध्यान से देखो, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, पी ए यूनियन बी था, फॉर्मूला से क्या खुलेगा बताओ, थोड़ा जोश दिखाओ, बोलो पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां तक ओके है सब कुछ। नेक्स्ट दिस इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी को यूं ही रहने दो, और जो ये इंटरसेक्शन है ना, सिंस इंडिपेंडेंट बोला हुआ है तो मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूं, माइनस पी ए इंटू पीबी, यहां तक ओके है। अब मैं पूरे में से पी ए कॉमन नहीं ले रहा हूं, मैं बस इन दोनों पार्ट में से पीबी कॉमन लेने का कोशिश कर रहा हूं, तो क्या होगा वो सोचो। ये तो पी ए का पी ए अटक गया, इन दोनों में से प्लस पीबी बाहर चला गया, तो आप सोचो कि अंदर क्या बचा, ये आप लोग बताओ। 1 माइनस ऑफ पी ए, ओके सोचो, ये हैप्पी चलेगा ये वाला चीज। 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लॉजिक से क्या होता था, पी ए डैश, वेरी गुड, तो प्लस पीबी टाइम्स ऑफ पी ए डैश, ऑलराइट। पी ए को फिर से आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लॉजिक से क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1 माइनस पी ए डैश, चलेगा। अब मेरा कहना है कि इसमें से और इसमें से आप पी ए डैश भी कॉमन लो और साथ ही साथ एक माइनस साइन भी कॉमन ले लो, ऑलराइट। क्या बचेगा सोचो, 1 माइनस भी गया और पी ए डैश भी गया, तो इसका तो सब कुछ चला गया, ठीक है, इसके पास बस 1 बचा। उसका सब कुछ नहीं गया है, उसका ये गया है और एक माइनस गया है, एक माइनस साइन और ये वाला पी भी बच जाएगा यहाँ पे, देखो ओके है कि नहीं। और अब ब्रैकेट के अंदर जो बचा हुआ है, व्हाट डू यू थिंक वो क्या हो सकता है, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस दिस इज ऑलरेडी पी ए डैश एंड दिस विल बिकम व्हाट, पी बी डैश, डन, ओके छापो। अच्छा मेरे ख्याल में ये हो गया होगा सबका, आगे बढ़ रहे हैं यहां से। अभी यहां से ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस वगैरह है, कंटिन्यू कर रहे हैं, लिखो फटाफट, देखो इस मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन, देखना यहां पे। ये कह रहा है आपको एन अनबायस्ड डाई, अनबायस्ड मतलब जिसमें कुछ मतलब नौटंकी ना हो, कि डालने से हमेशा 6 आते रहेगा। टकनी मामा याद होगा आपको महाभारत का, उनके पास में मतलब जो डाइस था वो बायस्ड था, कि मारने से हमेशा 6 ही आते, लेकिन इनके पास में अनबायस्ड है, मतलब इस डाइस में कुछ भी आ सकता है, क्लियर मेरे ख्याल में। तो एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, बढ़िया बात है। लेट इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड बी इज द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ ए एंड बी। ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आराम से हो जाएगा, फिर भी आप 3 स्टार लगा लो क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। पढ़ो ध्यान से, और पढ़ना मेरे ख्याल में हो भी गया होगा। अभी ए का मेरे को आप बताओ कि मीनिंग क्या है, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, और बी का मीनिंग क्या है, ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। मुझे चेक क्या करना है, इंडिपेंडेंस, तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी, एक एक करके निकालते हैं, लास्ट में पी ए इंटू पी बी करके चेक करेंगे, इंटरसेक्शन से मैच किया तो इंडिपेंडेंट है, नहीं मैच किया तो इंडिपेंडेंट नहीं। लिखो पी ए इज इक्वल्स टू, पी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ बोर्ड पर देखो, आपके सहायता हेतु मैंने इसको डिजाइन किया है यहाँ। ए का मतलब क्या है, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, तो कौन कौन आएगा सोचिए, हाँ ये सारा, ये सारा और ये सारा, तो कितना लोग है फेवर में सोचो, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, 1 का लाइन, 3 का लाइन और 5 का लाइन, आया समझ, चलेगा। लिखो पी ए इज इक्वल्स टू, पी ए इज इक्वल्स टू, हम फेवरेबल एलिमेंट्स को नहीं लिख रहे हैं, सीधा प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, तो पी ए कितना हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 18/36 दैट इज इक्वल्स टू हाफ। पी बी इज इक्वल्स टू, बी का डेफिनेशन सोचो, ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूं कि इसको देखो, अच्छे से देखो और सोचो कौन सा लाइन होना चाहिए, ये वाला, ये वाला और ये वाला, आया समझ, ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। लिखो पी बी इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में वापस 18/36 बता रहा हूं, फर्स्ट का पूछ रहा हूं कि सेकंड का पूछ रहा हूं, 6, 6 12 और 6 18, ठीक है, क्लियर। अभी पहले आप लोग में से कोई आदमी थोड़ा हिम्मत करके बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या हो, नहीं कॉमन मत सोचो, वो सबसे घटिया तरीका है सोचने। ए का मीनिंग है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट, बी का मीनिंग है ऑड नंबर ऑन द सेकंड, तो इंटरसेक्शन का मीनिंग वो ऑड नंबर ऑन बोथ। अभी वैसे तो यहां दिख ही रहा होगा आपको, आइए फिर भी मैं अपने तरफ से थोड़ा मेहनत करूं, टीचर होने के नाते मुझे करना चाहिए।
गिनो 9 होना चाहिए मेरे ख्याल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो लिखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 4/36 और सॉल्व करने पे आई थिंक 1/9, ठीक है। आगे लिखो ना, अच्छा सॉरी, मिस्टेक, अभी ठीक है शायद, इसको ठीक कर लो। आगे लिखो नाउ पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू आई थिंक हाफ इंटू हाफ विच इज इक्वल्स टू 1/4 and that is equals to P of A intersection B and therefore they are independent. अच्छा आगे बढ़ने देखो अगला सवाल, given that events A and B are such that PA equals to half, PB is equals to P, PA union B equals to 3/5, find P if A and B are, फर्स्ट केस में दिया हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकंड केस में दिया हुआ इंडिपेंडेंट। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों में सेम सेट ऑफ डेटा मानना है और दोनों के टाइम पर पी का वैल्यू अलग अलग आएगा। एक बार थोड़ा और डिस्कशन करना है मेरे को। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या था? इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 और इंडिपेंडेंट का मतलब था इंटरसेक्शन इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ठीक है। लिखो पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हम 0 मान के चलेंगे और हम सॉल्व जब करेंगे तो इससे स्टार्ट करेंगे, ये P A यूनियन B इज इक्वल्स टू 3/5, सॉल्व करने पे PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B, लिखने का एक बार लिखेंगे हालांकि ठीक है 0 हो जाएगा, 3/5, PA का आंसर हाफ, PB का आंसर P, इसका आंसर 0 इक्वल्स टू 3/5, सो P इज इक्वल्स टू क्या 3/5 माइनस हाफ, नीचे 10 ऊपर कितना, अच्छा सॉरी 6 माइनस 5, सो अल्टीमेटली 1/2। क्लियर मेरे ख्याल में? ये फर्स्ट सिचुएशन था। आगे बढ़ू समृद्धि, सुनो आगे चल रहे हैं यहां से, फिर इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अभी सेकेंड पार्ट में एक बार आप लोग और थोड़ा सा बताओ कि इसका मीनिंग क्या समझोगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी में। इस कंडीशन का इंटरप्रिटेशन ये होता है। बाकी वापस से आप इसी बात से स्टार्ट करो, लिखो पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कितना 3/5, सॉल्व करने पे मेरे ख्याल में पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 3/5। पिछले केस में तो ए इंटरसेक्शन भी धुआं हो गया था क्योंकि 0 दिया हुआ था, इस बार गायब नहीं होगा वो, वैसे इस बार टूटेगा प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो पीए का आंसर कितना बताओ, हाफ, पीबी का आंसर कितना बताओ, पी, और ये चीज जो है ये टूट जाएगा पीए इंटू पीबी में, तो मैं वो लिख नहीं रहा हूं, सीधा वैल्यू बिठा रहा हूं हाफ इंटू पी, ओके। दिस इज इक्वल्स टू कितना 3/5। फिर से इसको धक्का मारो उधर, तो हाफ को उधर भेज दोगे और p माइनस p/2 कितना हो जाएगा, p/2 ही होगा शायद, एंड दैट इज इक्वल्स टू उधर सॉल्व करके शायद 1/10 जैसा पिछले बार आया था। 2 और 10 काटो 5, तो p इक्वल्स टू आई थिंक 1/5 इस केस में। अच्छा सुनो आगे चल रहा है फिर यहां से, देखो इसको देखो। अच्छा ये वाला मेरे ख्याल में बहुत ही बकवास है, इंडिपेंडेंट ऑलरेडी दिया हुआ ही है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा। सुनो यहां देखो एक बार, A and B are two independent events with PA equals to इतना, PB equals to इतना, then find फर्स्ट केस में आपको बोला है PA इंटरसेक्शन B, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं इसमें। देखो PA इंटरसेक्शन B का क्या होगा, सिंस दे आर इंडिपेंडेंट, इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में PA इंटू PB, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट का यही डेफिनेशन होता था, वैल्यू बिठा दो कितना आ जाएगा बताओ, 0.3 इंटू 0.4 ऑल टुगेदर 0.12। फिर सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा मेरे ख्याल में P ऑफ A यूनियन B, ऑफिशियली फॉर्मूला खोलो तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। PA का आंसर 0.3, PB का आंसर 0.4, सिंस दे आर इंडिपेंडेंट तो PA इंटरसेक्शन B विल बी
पी ए इंटू पी बी, तो ये फिर से हो जाएगा 0.3 इंटू 0.4, इनको जोड़ के 0.7 और उनको जो मतलब मल्टीप्लाई करके 0.12 और सब मिला के 0.58, ये आंसर है आपका। थर्ड पार्ट देखो, P ऑफ A बाई बी। अभी सुनना ध्यान से, जिनके पास में कॉमन सेंस होगा ना वो लोग इसको सॉल्व नहीं करेगा, और जिनके पास में कॉमन सेंस नहीं है वो सॉल्व करेगा। कॉमन सेंस का बात ये है कि ऑलरेडी बोल दिया ना कि इंडिपेंडेंट है, तो बी के होने से को कोई फर्क पड़ना चाहिए कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू P ऑफ ए, और सीधे आप आंसर बिठा दीजिए। आया समझ? चलें आगे, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट देखिए, P ऑफ B बाई ए, ये क्या होना चाहिए बताओ? P ऑफ B, और आंसर क्या हो जाएगा? 0. इसको पढ़ो फटाफट, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि बैंक कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स, 4 balls are successively drawn out without replacement। अच्छा बात है। What is the probability that they are alternatively of different colors? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सोचना कि पोजीशन स्पेसिफाइड है कि पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं है। टू बी ऑनेस्ट है भी नहीं भी। बोलोगे है कैसे? तो ऑल्टरनेटिवली ये तो डिफरेंट कलर का मांग रहा है मेरे से। आया बात समझ? अगर कुछ भी ना होता तो ब्लैक 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 भी आ सकता था, व्हाइट 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 भी आ सकता था, लेकिन ये जब बोल दे कि ऑल्टरनेटली डिफरेंट कलर चाहिए तो ब्लैक व्हाइट तो बैक टू बैक नहीं आ सकता। आया बात समझ? तो इसमें क्या है कि हम कॉम्बिनेशन पूरा पूरा तो नहीं लगा सकते, हमको करना तो पड़ेगा मैनुअली, ठीक है। और कैसे करना पड़ेगा? केसेस बना के करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटली अगर आपको अलग अलग कलर चाहिए तो मेरे ख्याल में 2 ही केस हो सकता है इसके अंदर में, सिंस बैक के अंदर में 2 ही कलर अवेलेबल है और 4 बॉल आपको ड्रॉ करना है, तो यू कैन स्टार्ट विद ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर मेरे ख्याल में ब्लैक और फिर व्हाइट, एक केस। दूसरा केस क्या हो सकता है? व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, ठीक है। और दोनों केस क्या होगा हमारे लिए? ऑप्शनल, इसीलिए बीच में प्लस। इसको सॉल्व करते समय मल्टीप्लीकेशन। अभी अगर पहले में ब्लैक चाहिए तो कॉम्पोजिशन आप देखो एक बार, 16 और इसमें से ब्लैक कितना है? 6, 6/16 इनटू व्हाइट के लिए 10/15, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो बाहर गया वो बाहर रह गया। नेक्स्ट वाले के लिए आप बताओ 5/14 और इनटू लास्ट वाले के लिए 9/13। आया समझ? चलेगा। नेक्स्ट वाले का बताओ, व्हाइट के लिए 10/16, आगे ब्लैक के लिए 6/15, नेक्स्ट 9/14, नेक्स्ट बोलो 5/13। अभी मेरा एक सुझाव है, देखो ध्यान से सोचोगे ना तो नंबर से सेम ही है दोनों में, बस उल्टा पुल्टा अरेंज किया हुआ। तो आप क्या कि इंटू 2 कर दो एक को और उसी को सिंप्लीफाई करो बस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6/16 इंटू 10/15 इंटू क्या 5/14 इंटू 9/13, काटो 2 से 16 गया कितना? 8। फिर मेरे ख्याल में कट तो बहुत कर सकता है बट पूरा नहीं कट रहा शायद, नहीं 8 से काटो, मतलब 8 नहीं सॉरी 4 से काटो, 4 से भी नहीं जाएगा क्या? 2 से काटो, छोड़ो 4 और ये वाला शायद 3, फिर 2 से काटो तो 2 और ये शायद 5, और फिर तो अब 2 से भी नहीं कटेगा शायद। देखो तो कितना आ रहा है? दिस इज इक्वल्स टू 125 इंटू 27 आ रहा ऊपर। अच्छा हाँ सॉरी 5 से कट जाएगा थोड़ा सा, 15 पूरा कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा क्या शायद? 45 बाई कुछ आएगा ये, 364 ठीक लग रहा है, 45/364 आ जाएगा, ठीक है। आगे चल रहे हैं यहां से, अगला क्वेश्चन देखो, बकवास सही है, जल्दी आ जाएगा। ये बोल रहा है कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स विथ पी ए इतना पी बी इतना, और आपको ये वाला फाइंड करना है। ये याद रखना, मैंने शुरू में आज आपको समझाया था कि 2 जन अगर इंडिपेंडेंट हो जाए तो फिर सारा जोड़ा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, पी ऑफ बी डैश बाई ए इज इक्वल्स टू क्या? पी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए अपॉन कितना? पी। ये समझ में आ रहा होगा शायद। अब अगर ये लोग इंडिपेंडेंट है तो इसको तो शायद ब्रेक कर सकते हो, क्या हो जाएगा बताओ? पी ऑफ बी डैश इनटू पी। एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं देना है आपको, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर ए बी इंडिपेंडेंट है तो सारा ऐसा पेयर इंडिपेंडेंट होगा और सारा इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। चलेगा यहां तक? चलेगा ना?
पीए सेम काट के हटा ही दो, क्या बचा पीबी डैश। पीबी कितना है आपके पास में 1/4, पीबी डैश कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर। ठीक है, देखो 12 नंबर, ये ना 10 के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आगे पीछे हो गया। बताओ तो क्या था, डब्ल्यू बी या फिर बी डब्ल्यू। और कॉम्पोजिशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आई थिंक 10 व्हाइट था और 6 ब्लैक था, क्या 6 था कि क्या था, 6 है। चलो करो तुम, तो डब्ल्यू के लिए क्या, मेरे ख्याल में सब कुछ सेम रहेगा, प्रोबेबिलिटी किसी का चेंज होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा बोलो, 6/16, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है इस पर। फिर डब्ल्यू के लिए 10/16 और फिर बी के लिए क्या 6/16 प्लस 10/16 इंटू 6/16 इंटू 10/16 और इंटू, उल्टा बोल रहा हूं क्या, रिपीट ही कर दिया, कुछ नहीं है, चेंज कर लो। 6/16 इंटू 10/16 इंटू 6/16 इंटू फिर से 10/16। ठीक है, नंबर सेम ही है तो मैं इंटू 2 कर लेता हूं इसको, और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा बताओ, 5 और 8, और ये वाला मेरे ख्याल में 3 और 8, फिर से 5 और 8, और फिर से 3 और 8, तो ऑल टुगेदर 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बाई 8/4 और होल थिंग इंटू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखना क्या आंसर आ रहा है, बाय 2048। ठीक, देखो आगे चल रहा है, इसको देखो बहुत ही इजी है, फटाफट खत्म करते हैं। ये कह रहा है कि 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, इंपॉर्टेंट बात है, विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। तो 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल है आपके पास, और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है कि बोथ आर रेड। सिंस ये विथ रिप्लेसमेंट है तो ऐसे भी आपको केस ही बनाना पड़ेगा, नहीं कॉम्बिनेशन नहीं। विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन होता था, विथ रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन नहीं होता था। हाँ, मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ, देखो पहले भी मैंने बोला, फिर से बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है तो आप मान के चलेंगे कि विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विथ रिप्लेसमेंट का सवाल है तो मेंशन करना होगा अलग से। ठीक है, और विथ रिप्लेसमेंट कॉइन डाइस ये सब में आपको केस ही बनाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते। कॉम्बिनेशन बस एक ही क्वेश्चन में कि पोजीशन का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होना चाहिए और विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए, तब कॉम्बिनेशन, बाकी सब सिचुएशन में मैनुअल। ठीक है, अच्छा बताओ, बोथ बॉल रेड का केस कितना बनेगा, एक ही बनेगा शायद, क्या रेड, फिर से रेड, पहले रेड का 8/18 और दूसरे रेड का 8/18, फाइनल आंसर 4/9, तो आई थिंक 16/81, क्योंकि ये भी 4/9 ही होगा। सही कह रहा हूं ना, चले आगे। इसी का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। तो पहले क्या चाहिए ब्लैक, फिर क्या चाहिए रेड, कॉम्पोजिशन तो वही वाला है, तो क्या हो जाएगा बोलो 10/18 इंटू 8/18 विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है, काटो तो 5 9 4 9 20/81, डन। उतना ही था जितना है बस, और कुछ वैसे आगे एप्लीकेशन है, मैं आऊंगा उसमें। डन ये वाला। इसको देखो, वन ऑफ देम इज ब्लैक अनदर वन इज रेड। इसमें क्या होगा, दो केस बनेगा शायद, क्या क्या, ब्लैक फिर रेड या फिर रेड फिर ब्लैक, और बीच में प्लस। इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक कितना था 10, तो आई थिंक 10/18 इंटू 8/18, और दूसरे वाले में पहले 8/18 और इंटू 10/18, नंबर सेम ही है तो बस इंटू 2 हो जाएगा। तो 5 9 4 9 मेरे ख्याल में दिस इक्वल्स टू 2 इंटू 20/81, सो अल्टीमेटली 40/80। चलेगा, बढ़े आगे। इसको पढ़ो और इसमें आप 5 स्टार लगाओ। देखो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ना एक प्रैक्टिकल डेमो मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको थोड़ा सोचना ध्यान से। आप लोग दोनों थोड़ा सामने आ जाओ और ध्यान से सोचना कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। मैं इन लोगों से पूछूंगा कि आज कौन सा दिन है, ठीक है, दोनों को एक आंसर देना है।
एंड दे आर सपोज टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट करते समय एक को सच बोलना और एक को झूठ बोलना, और कोई थर्ड ऑप्शन अवेलेबल नहीं। ठीक है, आप बताओ आज कौन सा दिन है? डे ना? हाँ, वेडनेसडे। सेम आंसर नहीं दे सकते। थर्सडे के पहले वाला दिन। नहीं, ऐसे डिप्लोमेटिकली भी नहीं। बोलो। देखो, जो मैंने सवाल पूछा है, एक सेकंड, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना, इनमें से एक को उसका आंसर सच देना है और एक को उसका आंसर झूठ देना, और तो ही ये लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर पाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि एक बार मैं ही आप लोग का आंसर भी दे देता। सपोज करो कि दोनों आदमी यदि बोलता है कि आज वेडनेसडे, तो फिर ये लोग कॉन्ट्राडिक्ट तो कर ही नहीं रहे। और दोनों आदमी यदि बोलता है कि मान लो कि थर्सडे है कि फ्राइडे है, तो भी ये लोग कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे। आया बात समझ? क्योंकि अगर दोनों वेडनेसडे बोल रहे हैं तो दोनों सच बोल रहे हैं, देन दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग। एंड दोनों अगर मान लो कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी बोल रहे हैं, देन भी दोनों झूठ बोल रहे हैं, तो स्टिल दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग। तो दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट कराने के लिए एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन है कि एक सच बोले दूसरा झूठ बोले, और दूसरा सच बोले पहला वाला झूठ बोले। इसी सिचुएशन में दे कैन कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर व्हाइल स्टेटिंग द सेम फैक्ट, और कोई केस नहीं हो सकता। ये चीज आपको पहले दिमाग में क्लियर करना, ठीक है? जा सकते हो। थैंक यू। फिर दोबारा मैं आपको देखो समझाता हूं कि किसी भी दो इंसान को बुला के जब मैं कोई एक सवाल पूछूंगा ना, और उनका जो आंसर होगा, उस आंसर में अगर मैं श्योरली चाहता हूं कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे, अब मैं इनका आंसर्स का आपको और ऑप्शन बताता हूं। हो सकता है कि समृद्धि बोलती कि फ्राइडे है और अनुष्का बोलती कि मान लो कि चलो सर फ्राइडे, तो फिर दोनों सच बोल रहे हैं, नो कॉन्ट्राडिक्शन। समृद्धि बोलती कि थर्सडे है, अनुष्का कहती है सैटरडे, तो आपको लग सकता है कि सर ये तो आंसर अलग अलग हो गया, दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग, बट नो, दोनों झूठ बोल रहा है ना, कहां कॉन्ट्राडिक्ट किया? एक अगर थर्सडे बोल दिया और दूसरा भी सैटरडे बोल दिया, तो झूठ तो दोनों बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन कहां हुआ? बोथ आर लाइंग। फर्स्ट केस में व्हेन बोथ ऑफ देम सेज कि दोनों बोलते हैं कि वेडनेसडे है, देन बोथ आर टेलिंग द ट्रुथ, नो कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर एक आदमी थर्सडे बोल दिया और एक आदमी मान लो कि सैटरडे बोल दिया, देन ऑल्सो आपको एक बार का लग सकता है कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, बट कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा, दोनों झूठ कह रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कहां हुआ? आया बात समझ? तो कॉन्ट्राडिक्शन कराने के लिए एक ही ऑप्शन है कि एक को सच बोलना होगा और एक को झूठ बोलना होगा, तो ही कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता। नहीं तो आइदर बोथ ऑफ देम विल बी लाइंग और बोथ ऑफ देम विल बी टेलिंग द ट्रुथ। अदर देन दैट नो कॉन्ट्राडिक्शन इज पॉसिबल। फिर रिपीट करूं कि हो जाएगा। इनका आंसर देखो कैसा कैसा हो सकता था, मतलब 4 टाइप से मेरे ख्याल में आंसर हो सकते हैं, जिसमें से 2 ही केस में हमको लगता है कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। दोनों बोले वेडनेसडे, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा। एक बोले कि थर्सडे है, एक बोले कि फ्राइडे, एक बोले कि थर्सडे है, एक बोले कि सैटरडे, एक बोले कि संडे है। सर छोड़ दीजिए, फालतू पढ़ा रहे हैं, घर जाते हैं। लेकिन उन सारे केसेस को आप अगर एक नजरिए से देखो तो उन सारे केसेस में तो दोनों झूठ बोल रहा है ना, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन कहां हो? कॉन्ट्राडिक्शन कराने के लिए एक को बोलना होगा वेडनेसडे और एक को बोलना होगा कोई और बात, ठीक है? या फिर दूसरे को बोलना होगा वेडनेसडे और पहले को बोलना पड़ेगा सम डे अदर देन वेडनेसडे, तो ही कॉन्ट्राडिक्शन पॉसिबल। तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि फॉर देम टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, वन मस्ट स्पीक द ट्रूथ, अदर मस्ट लाई, अदर देन दैट नो ऑप्शन इज पॉसिबल। आया बात समझ? अब वो 2 ही तरीके से हो सकता है। इफ आई कंसीडर कि ए का मतलब है ए सच बोल रहा है और बी का मतलब है कि बी सच बोल रहा है, दैट मीन्स कि ए डैश का मतलब है कि ए झूठ बोल रहा है और बी डैश का मतलब है कि बी झूठ बोल रहा है। और जो हमको कॉन्ट्राडिक्शन का कंडीशन चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, अगर दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट करवाना है आप, तो वो तभी हो सकता है जब एक सच या छोड़ो, ऐसे नहीं बनाता हूं, मान लो कि ए सच उस टाइम पर बी झूठ और बी का सच ए का झूठ, तो ही कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। मेरे को बस कॉन्ट्राडिक्शन करवाना है, ऐसा नहीं बोला कि ए से सच बोलवाओ और बी से झूठ बोलवाओ, किसी से कुछ भी बोलवा सकता हूं। तो मेरे लिए ये केस भी चलेगा और ये केस भी चलेगा। ऑप्शनल की मैंडेटरी? ऑप्शनल, बीच में प्लस। इसको हैंडल करते समय दोनों पार्ट मैंडेटरी। तो ए के लिए क्या हो जाएगा? सच कितने बार बोलता है? 60%। क्या हो जाएगा? 60/100 इंटू 10/100 प्लस आई थिंक 90/100 इंटू 40/100। आया समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? 100 तो दोनों से कट जाएगा, यहां बचेगा मेरे ख्याल में 0.06 और वहां पर मेरे ख्याल में फिर से 100 काट लो, 36 है तो कितना हो जाएगा? प्लस 0.36 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? आई थिंक 0.4। दिस इज द परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा।
फिर एक सेकंड पार्ट भी पूछा है कि इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बी का जो जवाब है, चाहे सच हो चाहे झूठ हो, क्या वो ज्यादा वेट कैरी करेगा? तो हाँ ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज का बात है, बी ज्यादा टाइम सच बोलता है, वैसे झूठ बोल सकता है वो, लेकिन वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसका बात जो ज्यादा वजन कैरी करेगा। कितना ज्यादा वजन कैरी करेगा? तो उसका सच बोलना और ए का झूठ बोलने को मल्टीप्लाई कर लो आप, जो आंसर है वो आपका आंसर। ये तो समझ में आया। सेकंड वाले पार्ट में आपको बोल रहे हैं कि इन केसेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन डू यू थिंक द स्टेटमेंट ऑफ बी विल कैरी मोर वेट, कि बी जो भी बोलेगा क्या हम उसको ज्यादा फॉलो करेंगे, ज्यादा मानेंगे? आ रहा बात समझ? मतलब जैसे एक ऐसे एग्जांपल देता हूं, मान लो कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी भी कुछ दिनों में बनने वाला डोनाल्ड ट्रंप। आदमी सोचता तो ये है ना कि वो जो बोलेगा वो सच बोलेगा। आया बात समझ? बड़ा आदमी है, लीडर है, नेता है, तो वो सच बोलना चाहिए उसको, लेकिन वो जो बोलेगा ऐसा कोई गारंटी है कि जो सच ही होगा वो बोल के निकल जाएगा। ठीक है, अब सच बोले चाहे झूठ बोले, लेकिन अगर वो बहुत अच्छे पोजीशन पे तो लोग उसको फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो उसी तरीके से बी झूठ तो बोल सकता है, लेकिन बी जो भी कुछ बोल रहा है सच या झूठ, लोग का विश्वास ज्यादा किस पे होगा? बी पे, क्योंकि बी का पास हिस्ट्री ज्यादा अच्छा है, 90% टाइम वो सच बोल रहा होता, इसीलिए जो ट्रस्ट होगा वो बी पे ज्यादा होगा और ए पे कम होगा। इसीलिए ऑब्वियसली बी का जो भी कुछ कहना है वो ज्यादा वेट कैरी करेगा। कितना वेट ज्यादा कैरी करेगा? तो उस केस को पकड़ेंगे जहां बी सच बोल रहा है और ए क्या बोल रहा है? झूठ, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही हमारा आंसर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए लिखो यस यस स्टेटमेंट ऑफ बी विल कैरी मोर वेट, यस स्टेटमेंट ऑफ बी विल कैरी मोर वेट। और कितना मोर वेट? तो उसके लिए लिखो 90/100 इंटू 4/100, सॉरी 40/100, 90/100 इंटू 40/100, सॉल्व करने पे 0.36 0.36। सुनो आगे चल रहे हैं यहां से, फिर इसको देखो, इस पे आप लोग वापस से 5 स्टार। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो स्टार्ट कर रहे हैं एक बार, हाँ देखना ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, यहां एक वर्ड यूज किया हुआ, इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर इतना एंड इतना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार वही कि इंग्लिश थोड़ा कमजोर होता है हम लोग का और हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्या चल रहा है ये सब, इसीलिए सुनिएगा ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर इतना एंड इतना। मतलब ए सॉल्व करेगा इंडिपेंडेंटली अकेला अकेला हाफ, बी सॉल्व करेगा अकेला अकेला 1/3। फिर पूछ रहे कि बोथ ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर प्रॉब्लम को बस आप सॉल्व करवाना चाहते हो तो मतलब आपका सपना क्या है? कि अकेला ए करे, अकेला बी करे, या दोनों करे, या कोई भी करे, क्या मतलब है? बस सॉल्व हो जाना चाहिए। कौन सा केस है बताओ? थर्ड वाला, कोई भी करे क्या मतलब है? ए कर दे तो भी मेरे को चलेगा, बी कर दे तो भी मेरे को चलेगा, और सी कर दे तो भी मेरे को चलेगा। तो मैं सॉरी सी नहीं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, ए कर दे तो भी मेरे को चलेगा, बी कर दे तो भी मेरे को चलेगा, दोनों कर दे तो भी मेरे को चलेगा। इस चीज को मैं आपके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करूंगा। इसका मीनिंग मेरे लिए होगा एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या बोलते? ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? जो ये लाइन है ना, इसका मीनिंग अल्टीमेटली यही वाला होना चाहिए इस सिचुएशन में, हाँ कि ना? पक्का क्लियर? ये क्लियर तो बाकी सब इजी। क्लियर नॉट क्लियर बताओ? क्लियर। एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का मेरे को पता था कि प्रोबेबिलिटी में क्या करना है। क्या करना है बताओ? मुझे लगता है कि मुझे याद है, यूनियन, करेक्ट। तो यूनियन यदि आप करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल्स टू क्या? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके चलेगा? पक्का। फिर मैजिक देखो, इसका क्या हो जाएगा? क्यों? इंडिपेंडेंट है, सबका वैल्यू दिया हुआ आपको, तो हाफ प्लस 1/3 माइनस हाफ इंटू 1/3, सबका एलसीएम 6, 3, 2, 1, मेरे ख्याल में 4/6, 2/3, ये आपका आंसर। बस इसमें एक ही कैच वाला बात है कि इसका ये जो सोचना है ना वो आपको याद रखना, रेस्ट तो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल। चलेगा? व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट? एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है? कि जब ए का होगा तब बी का नहीं होना चाहिए,
और जब बी का होगा तब ए का नहीं होना चाहिए। ये दोनों केस मैंडेटरी की ऑप्शन है, ये हो जाए तो भी हम खुश, वो हो जाए तो भी हम खुश। और ऑप्शनल तो बीच में क्या लगाओगे, प्लस। ए का होगा मतलब हाफ, बी का नहीं होगा मतलब 2/3, बी का होगा 1/3, ए का होगा तो भी हाफ और नहीं होगा तो भी हाफ। दोनों के नीचे 6 है, 2 + 1 का वैल्यू आई थिंक 3/6, दैट इज इक्वल्स टू हाफ। ये आंसर है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, वेरी इजी, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ के खुद पे भरोसा रख के सोचो इसके बारे में। अच्छा देखो यहाँ पे बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बस लेकिन ध्यान से सुनना और नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछना। ये कह रहा है कि ए कैन हिट अ टारगेट 4 times इन 5 शॉट्स, मतलब ए का टारगेट हिट होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 4/5, बी 3 times इन 4 शॉट्स, बी का हिट होगा 3/4 और सी ट्वाइस इन 3 शॉट्स 2/3। दे फायर अ वॉली, मतलब बंदूक चला रहा सबका सब, टारगेट पे एम करके ऐसे, ठीक है। और बोल रहा है तीनों ट्राई कर रहा है, बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट। क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये होगा कि तीनों जो ट्राई कर रहा है ना उसमें से कम किसी 2 का हिट हो। तो पहले हम 2 का हिट हो वो केसेस बनाएंगे और फिर उसके ऊपर तीनों का हिट हो जाए वो केस भी बनाएंगे, ठीक है। और सब कुछ हमारे लिए होगा ऑप्शनल। क्या क्या हो सकता है सोचो, ए का लगेगा, बी का लगेगा, सी का नहीं लगेगा, और ए का लग जाए, बी का ना लग पाए, सी का लग जाए, ए का ना लगे, बी लगा दे, सी लगा दे। अब मान लो कि तीनों लगा दे, ए बी सी। क्लियर? ऑप्शनल मैंडेटरी, बीच में प्लस प्लस प्लस। ए का प्रोबेबिलिटी 4/5, बी का प्रोबेबिलिटी 3/4, सी का प्रोबेबिलिटी 2/3, बट हमको चाहिए 1/3, 1 माइनस से करेंगे, सी डैश है ना। ए का फिर बताओ 4/5, बी के नहीं हिट होने का 1/4 और सी के हिट होने का 2/3, प्लस ए का नहीं होना 1/5, बी का होना 3/4, सी का होना 2/3, प्लस तीनों का हो जाना, बोलो 4/5, 3/4 और 2/3। चलेगा? ठीक है ना? काटने का मन करेगा आपका, बट मेरा सजेशन है मत काट। उससे क्या है कि फिर एलसीएम लेने का झमेला नहीं रहेगा, ठीक है। तो 4 × 12, ऊपर कितना आ जाएगा 12 और नीचे 60, प्लस 8 60 6 60, फिर मेरे ख्याल में वापस से कितना 12 और 24 और फिर से 60, जोड़ो तो ऊपर कितना आ रहा है 20 26 और 30 और 50 ही हो रहा है ना ऊपर, 50/60 5/6। चलेगा? क्लियर? इसको ट्राई करो फटाफट। अच्छा ठीक है, देखो यहां पे इसका आंसर क्या होना चाहिए बोल। ए एंड बी थ्रो 2 dice ईच, मनन 2 dice, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए गेट्स अ सम ऑफ 9 एंड बी गेट्स अ हायर सम। ठीक है मेरे ख्याल में। अब एक बात देखो, बोला नहीं है, कॉमन सेंस से खुद सोचना पड़ेगा, मतलब जितना हमारे पास में उसमें से थोड़ा खर्चा करना होगा, ठीक है। कि ए जब ट्राई करेगा और बी जब ट्राई करेगा, दोनों अलग अलग से डाइस हाथ में लेके फेंक रहे हैं, तो ए का क्या आएगा नहीं आएगा और बी का क्या आएगा नहीं आएगा, वो कनेक्टेड तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो हम लोग को बीच में, यहां देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बीच में ये एंड है, तो ढूंढना तो हमको है ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट होने की वजह से पी ए इंटू पी बी। ए को चाहिए क्या सम ऑफ 9 एंड बी को चाहिए क्या हायर सम। 9 देखो, 9 का लाइन कौन सा था, ये वाला शायद, सही कह रहा हूं, गिनो 1 2 3 4, इसका हो जाएगा शायद से 4/, और बी का हायर सम, एक सेकेंड, हाँ 1 2 3 4 5 6, तो मेरे ख्याल में 6/36। काट वाट लो 1/9 और यहाँ पर 3/18 क्या, अच्छा 1/6 कर लो, एक सेकेंड,
1/6, तो ऑल टुगेदर 54, ये आंसर है आपका। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही।